नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने की पीएम मोदी से मुलाकात। वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए जताया पीएम का आभार। कहा ये समुदाय की लंबे समय से मांग थी। लखनऊ में वक्फ कानून पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। कहा सदन ने 12 घंटे चर्चा के बाद कानून बनाया है। अब कानून को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12 घंटे चर्चा के बाद और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाय यूजर खत्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देख रेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नजीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हुए, हाई कोर्ट के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो एक तरह से रख रखाव करती। तो ये सेटल हो चुका है। दूसरी बात, कलेक्टर और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह भी उठा रहे हैं, वक्फ बाय यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव खत्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहां पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर चल रही सुनवाई पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक और तारीख दी है, सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। तिथि दी है और तिथि के साथ साथ 7 दिन के अंतराल में सरकार का जवाब मांगा है। मैं समझता हूं कि किसी भी न्यायालय में कोई याचिका होती है तो एक सामान्य प्रक्रिया माननीय न्यायालय करता है। अब जहां तक वक्फ बोर्ड पर न्यायालय के निर्णयों का या का तमाम चीज संदर्भ आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, इनके अधिकारों का बड़ी अच्छी तरीके से वर्णन दिया हुआ है। वक्फ बिल अब एक विधेयक बन चुका है और विधेयक के संबंध में क्या अधिकार होते हैं, ये एक विश्लेषण का प्रश्न होगा। और मैं समझता हूं कि अभी तक हमारे जो माननीय न्यायालय रहे हैं उन्होंने बड़े विद्वतापूर्ण हर चीज का गहन अध्ययन किया है। अब वो किस बिंदु पर सुनवाई कर सकते हैं, किस नहीं कर सकते, ये तो जवाब देने के बाद आएगा। जब सरकार जवाब देगी तो सारे बिंदु उसमें आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये बिल एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जो वंचित, जो पिछड़ा, जो महिला, जो तलाकशुदा महिला, वृद्धा मुस्लिम महिला हैं, उनके लिए वरदान रहा है। और विपक्ष उस अधिकार को मुस्लिम वर्ग से छीनने की चेष्टा कर रहा है। वो नहीं चाहता ये पढ़े लिखे हों, नहीं चाहता कि महिलाओं की दशा सुधरे, नहीं चाहता कि मुस्लिमों के जो वंचित और पिछड़े हैं वो भी आज उन्नतशील बने, प्रगतिशील बने। इसलिए इतनी बड़ी पैरोकारी, सारा विपक्ष लग गया। सारे वकील, जो तथाकथित वकील, जो अजमल से लेकर, अजमल कसाब से लेकर और अफजल गुरु तक के पैरोकार रहे हैं, वो सारे के सारे आ गए एक साथ। और उनको बंगाल की चिंता नहीं दिखाई पड़ती जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है।
उनकी पैरोकारी के लिए एक वकील के मन में वेदना नहीं आई जो वक्त के चुनाव का वो लड़ रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो तथाकथित जो ये वकील का चोला जरूर पहने, लेकिन इनकी विचारधाराएं जो है, हमारे जो अधिवक्ता हैं बड़े श्रेष्ठ हैं भारतवर्ष के, एक से एक अधिवक्ता हो गए और सभी हैं, लेकिन ये जो पैरोकारी करते हैं छोटी छोटी चीजों में, तो ये उस तरफ नहीं देखते, एक पक्ष केवल देखते हैं। जो सकारात्मक दृष्टि है उधर क्यों नहीं देखते, जो नकारात्मक पक्ष होता है उसी को देखते हैं। तो माननीय न्यायालय में बहस चल रही है, हमारे विद्वत अधिवक्ता उसका जवाब दे रहे हैं, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर बोले कांग्रेस नेता, कहा इसमें कोर्ट में पूरी दलील पेश की जाएगी, उसमें समाज के लिए क्या परिणाम होंगे और उसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मानिए कि आप खान पान के मामले में आप वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। अब कोई एक कानून बनाए कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खा सकता है, तो नॉन वेजिटेरियन का अधिकार नहीं है नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का। कोई ये कानून बनाए तो स्टेज जो कोर्ट है इस पर चर्चा सुनना चाहेगा। ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम खाते हैं, हम मांस खाते हैं तो इसलिए हम मांसाहारी हैं तो हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो कहेगा हमको अपना संविधान देखने दीजिए, संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है कि आप गौ रक्षा करो, ये संविधान कहता है, लेकिन संविधान क्या ये कहता है कि आप हर जानवर की रक्षा करो, भेड़ बकरी की भी रक्षा करो, आप क्रूल्टी ना करो, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, अब वो ना करो, वो संविधान कहता है। लेकिन उसके बाद संविधान आपको अपने खान पान का तरीका अपनाने का अधिकार देता है। तो वो कहाँ तक अधिकार है, कहाँ तक नहीं है, ये अगर ऐसा कोई कानून बने तो उस पर कानून पे चर्चा कोर्ट कराएगा कि आप बताइए कि आप सही हो या वो सही है, और समाज में क्या बात सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि कोर्ट ये कहता है कि भाई जब रामनवमी का दिन है तो उस दिन ये दुकानें बंद रहे, लेकिन एक दिन के लिए कहता है ना, वो ये नहीं कहता है कि पूरे जीवन भर बंद कर दीजिए। तो उस तरह से कैसे किया जाता है, वो एक संतुलन बनाने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को देखकर कुछ निर्णय लेता है। लेकिन वो निर्णय जब ही लेगा जब दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे, अपनी दलील पेश करेंगे, अपने सारे तथ्य सामने रखेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट देखेगा पहले क्या क्या फैसले हुए हैं, उन पर अध्ययन करेगा, उसके बाद फिर कहेगा कि हम समझते हैं कि आपका ये अधिकार है और आपका ये अधिकार नहीं है। वैसे ही इसमें भी होगा, पूरी बात आएगी, पूरी दलील पेश की जाएगी, उसके परिणाम क्या होंगे, समाज के लिए क्या होंगे, उस वर्ग के लिए क्या होंगे जो इससे खास संबंधित है, और उसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं कानून बनाऊंगा कि आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे। दिल्ली में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर बोले ओवैसी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, हमारी पार्टी का ये रुख रहा है कि ये कानून पूरा काला कानून है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया, हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वफ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं।
तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा यह है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। अंबाला में नेशनल हेराल्ड मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, कहा कांग्रेस चाहती है कि इस देश में लूटपाट हो और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई भी ना करे। अब कांग्रेस चाहती क्या है कि इस देश में लूटपाट हो, डाके डाले जाएं और कोई एजेंसी उन पर कार्रवाई ना करे? कांग्रेस ये चाहती है? कुछ है मामला, सबके सामने है नेशनल हेराल्ड का मामला, और तभी ईडी उसकी जांच कर रही है। और जांच कर रही है तो ईडी सजा नहीं देती है, ईडी तो चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करती है और वहां पर कोर्ट फैसला करता है कि अब ठीक हो या नहीं हो। आज तक किसी भी चोर ने ये नहीं माना कि मैंने चोरी की है, ये कोर्ट ही मनवाती है कि तू चोर है, कोई भी नहीं मानता। और वही हाल कांग्रेस का है। दिल्ली में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी बार बार नेशनल हेराल्ड लॉन्च करने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहां पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूं। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। आप मीडिया से बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं। नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया, वो चल नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेराल्ड को छापते थे कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन यह भी कांग्रेस पार्टी ही दे। और यह लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? एजेएल को खरीदने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए,
दूसरी तरफ से एजीएल है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती, मात्र 50 लाख रुपया देकर। जयपुर में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का बयान, कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पर बोले राज्यवर्धन राठौड़, कहा ये लोकतांत्रिक देश एक नया भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो एक नए भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां एक साधारण नागरिक को अधिकार और हक मिलना चाहिए कानून के दायरे में। एक समय ऐसा भी था भारत के अंदर जहां एक सत्ताधारी दल उस समय वीआईपी कल्चर से भी बढ़कर वीवीआईपी कल्चर की तरफ चला गया था, और वीवीआईपी की परिभाषा भी बदल दी थी, वेरी वेरी इलीगल प्रिविलेजेस। कानून को दरकिनार करके किस तरह से एक परिवार के लिए आम आदमी से खास आदमी बना जाए, उसकी प्रक्रिया। और उसके अंदर नाम आता है श्री रॉबर्ट वाड्रा जी का। तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और अब क्या लोकतंत्र के अंदर अगर ईडी कार्रवाई करता है, पूछताछ करता है, तो वो गुनाह साबित करा जा रहा है उसको? निश्चित रूप से जब ये सत्ता में थे तो एक परिवार ये मानते थे कि वो भगवान से भी ऊपर है, कोई उनका नाम नहीं ले सकता था गलत तरीके से, कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया भारत है। आप समझिए कि इतने साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी किस तरह का एक माहौल पूरे देश में बना रहे हैं कि अरे इनसे प्रश्न पूछ लिया, इनको ईडी के सामने समन कर लिया। अब मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने, गुड़गांव का है, बेंगलोर का है, बीकानेर का है, और न जाने कितनी और जगह का है कि गुड़गांव के अंदर 3.5 एकड़ भूमि, कोई शिकोपुर करके गांव है गुड़गांव के बिल्कुल पास, वो 7.5 करोड़ में खरीदी जाती है। और फिर उस समय मुख्यमंत्री वहां भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो कांग्रेस पार्टी से, उनसे एक लाइसेंस लिया जाता है, 4 दिन के अंदर ही एक लाइसेंस मिलता है कि 3.5 एकड़ के अंदर प्राइवेट कॉलोनी डेवलप करी जा सकती है। वो लाइसेंस लेकर डीएलएफ को बेचा जाता है तकरीबन 60 करोड़ की वैल्यू पर। और मजे की बात यह है कि वो जो 7.5 करोड़, उस 3.5 एकड़ की जो कीमत भी है, वो भी डायरेक्टली नहीं चुकाई गई। और डीएलएफ से ही जो पैसा आया, उस पैसे में से ही डीएलएफ ने वहां पेमेंट करा। यानी रॉबर्ट वाड्रा जी ने केवल दलाली के लिए एक लाइसेंस, कॉलोनी का लाइसेंस दिलाने के लिए 50 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। ये उदाहरण है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठक पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, महागठबंधन में सिर्फ फुटवेल की स्थिति है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम के चेहरे पर कोई बात नहीं होगी। देखिए, महागठबंधन इंडिया जो अलायंस है, इसमें सिर्फ फिटोवल की स्थिति है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम चेहरा पर कोई बात नहीं होगा, और इसलिए बहुत होशियारी से कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का भार राष्ट्रीय जनता दल के नेता को दे दिया है। कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में बनकर नहीं रहना चाहती है। ये राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। इसीलिए इस बात को आप स्पष्ट समझिए कि सीएम फेस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं होना इस बात को बताता है कि अभी इस इंडिया अलायंस गठबंधन में सिर्फ फुटोवल होने वाला है। अगर तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाया गया तो क्या एनडीए के लिए चैलेंज? कुछ भी चैलेंज नहीं है। आप अगर लेटेस्ट 3 चुनाव का लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, ये 3 लेटेस्ट चुनाव हुआ है। आप उसमें विधानसभा में देख लीजिए, बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं।
एक सवाल है सर, मुकेश सहनी को लेकर खबरें चल रही थी कि वो संपर्क में है आप लोग के, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फ्लो करवाया गया, झूठ इस तरीके से बुलवाया गया कि हम लोग संपर्क में हैं। क्या सच्चाई है? क्या? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुकेश सहनी मेरे संपर्क में। मैंने कहा कि महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक दल अपना दरवाजा तलाश रहे हैं। तो अब कौन घटक दल है मैंने तो नहीं कहा, लेकिन तलाश रहे हैं दरवाजा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वहां पर उनको पूरा सम्मान नहीं मिला तो वो दूसरे दरवाजा को भी खटखटा सकते हैं। बीच में हमने देखा था लास्ट मंथ में उन्होंने फाला बदला था, क्या इस बार फाला बदलेंगे? तो राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस संभावना को हम कुछ भी नकार नहीं सकते। लेकिन एनडीए 2019, 2020, 2024 तीनों में अगर आप विधानसभा का रिकॉर्ड देखें तो हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो तीन चुनाव, इससे बड़ा हमारा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की बैठक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी पहली बैठक हुई है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है उस पर हमने मंथन किया। हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया शहतकर का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में जो हिंसा घट रही है उससे महिलाएं डर चुकी है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की घटनाएं घट रही है उसको देखते हुए बहुत चिंता भी हो रही है और बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत ज्यादा पैमाने पे ये घटना भी वहां पे घट रही है। जो मीडिया के रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसमें से तो ये भी सुना है कि लगभग वहां पे 800 घरों पे अभी ताले लग गए हैं और महिलाएं बहुत डर गई है। और उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि असुरक्षा की भावना उनके मन में बहुत ज्यादा है। तो इन सभी घटनाओं का हमने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का एक गठन किया है। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल जा रही हूँ और पश्चिम बंगाल में जाते हुए उन सभी महिलाओं को जो अभी वहां से पीड़ित भी है, तकलीफ में है, ऐसे उन सभी महिलाओं को मैं मिलने वाली हूँ, उनके साथ बात करने वाली हूँ। मैं मुर्शिदाबाद भी जाऊंगी और मालदा भी जाऊंगी।
ये जो घटना हुई है बंगोल में, तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन इस घटना में महिलाएं काफी पीड़ित हैं। वो अपना घर बार छोड़ करके नदी पार करके वो मुर्शिदाबाद से मालदा की ओर जा रही हैं। उस पे आप क्या कहेंगी? महिलाओं के मन में तो बहुत डर, असुरक्षा का वातावरण वहां पे है ही। और जो स्थिति अभी हम मीडिया में देख रहे हैं, ये बहुत चिंता की स्थिति है, और इसीलिए ही इस जांच कमेटी का गठन है और मेरा जाना हो रहा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उन सभी महिलाओं को हम मिलें, उनके साथ बात करें, और उसके बाद ये सब कुछ समझने के बाद कमीशन इस विषय पे निर्णय भी करे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उन सभी महिलाओं के साथ न्याय हो जाए। दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन पर साधा निशाना, कहा हफीजुल हसन एक सीरियल अपराधी है। ये हफीजुल हसन सीरियल ऑफेंडर है। एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि मैं शरिया को संविधान के ऊपर रखता हूं। अब वो कहते हैं कि आपने मुसलमानों को डिस्टर्ब किया है, वक्फ लॉ लाकर सड़कों पर उतरेंगे, मारकाट करेंगे। मुसलमानों में सब्र है पर वो कब्र में नहीं है। इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्ति क्या ये संविधान के रक्षक है या ये संविधान के भक्षक है? आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो देश भर में और खास करके बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंदू विरोधी हिंसा की जा रही है, उसको प्रोत्साहन देने का, स्पॉन्सर करने का, ऑर्गेनाइज करने का, इंसाइट करने का पूरा बेड़ा कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस, टीएमसी ऐसी पार्टियों ने ले रखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से और भी कांग्रेस के नेता कहते हैं, राशिद अल्वी जैसे, कि एक्शन का रिएक्शन होगा। ये मंत्री कहते हैं सड़कों पर उतरकर मारकाट होगी। क्या ये संविधान के सम्मान में है? क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? राहुल गांधी और जो तथाकथित संविधान रक्षक है वो बताए कि क्या वो इस मंत्री को अब निकालेंगे या इस मंत्री को और भी बड़ा पद देंगे, क्योंकि ये मंत्री संविधान के ऊपर शरिया, उम्मा को उम्मीद के ऊपर और दंगाइयों को डेमोक्रेसी के ऊपर रखता है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक, चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन की समीक्षा की। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। बलिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर निशाना, कहा प्रदेश की जनता सपा की बातें अच्छी तरह से जानती है। जब वे प्रदेश में सत्ता में थे तब सपा के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया था। हमने दी। अच्छा सर, आज मायावती ने एक बड़ा बयान दिया समाजवादी पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि दलित वोटों के स्वार्थ के लिए जो है समाजवादी पार्टी किसी हद तक जा सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार, अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं ने ही किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन मायावती जी पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जो 2 जून का गेस्ट हाउस कांड है, कोई भूला नहीं है। जब ये पावर में आए तो दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है, और ये केवल बहुरूपीय है, वोट लेने के खातिर इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई समझती है। समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती, दलित महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती। आपको अच्छी तरह याद होगा, जब पार्लियामेंट में प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल आया था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही बिल को फाड़ने का काम किया था। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दलित जो हमारे अधिकारी थे, जो एससी समाज के अधिकारी थे, एसटी समाज के अधिकारी थे, उनको पदान्नत किया गया था। यदि कोई एक्सीएन था तो उसको एई और जेई बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ था। समाजवादी पार्टी छद्म बेजदारी, केवल नौटंकी कर रहे हैं, और सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है। इन्हें कभी भी प्रदेश जनता स्वीकार नहीं करेगी। जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे बढ़े हैं। हमारी सरकार में गुंडे प्रदेश के बाहर हैं या जेल में है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, पुलिस का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी थी। 4 धाम यात्रा, साइबर कंट्रोल, ट्रैफिक व्यवस्था सहित कई मुद्दों के लिए आयोजित हुई थी संगोष्ठी। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी, और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में 4 धाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है, और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे
एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, नंदा राज्यात भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, 4 धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और समय समय पर होने वाली जो आपदाएं हैं उन आपदाओं पर भी हमारी पुलिस, SDRF और अनेक मौकों पर बहुत इनिशिएटिव लेकर काम हमेशा करती रही है और इस संगोष्ठी से और अच्छा उनका सबका समन्वय हुआ है, सबके विचार आए हैं, आपस में चीज़ों की गहन समीक्षा हुई है, जो आगे के लिए एक अच्छा लाइनअप होगा। अच्छा जो है आगे किस तरह से काम करना है वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से बड़े हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने भी सभी के साथ वार्ता करके उसको आगे बढ़ाया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। मिंटो ब्रिज के पास जल भराव वाले क्षेत्र का किया निरीक्षण। मंत्री प्रवेश वर्मा भी साथ में रहे मौजूद। भुवनेश्वर में 19 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी हुए शामिल। तीनोटी एवं अन्य विभागर मिसेकरी समुदाय 14टी विभागर मध्य MOU साइन करलु। जो IOCL तरफरु आमे जो MOU साइन करलु सेथिरे केवल 61,000 कोटी टंकार आमे MOU साइन करलु, जहाँकि आमर देशर सर्वबृहत बंदर पारादीप रे केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स रो ये प्रोजेक्ट गुड़िक एवं से दिन आहरी 50 रु अधिक प्रकल्प आसिक आम सहित डाउनस्ट्रीम एवं आंसिलरी इंडस्ट्री आसिक आम सहित जोगाजोग करी ये शिल्प प्रतिष्ठा करने। एणु आमको आज अपार सुजोग आसी ओडिशार संभावना राज्य हिसाब रे ये शिल्पर हब करने आउ आवश्यकता होउछि भित्तिभूमिर आवश्यकता। भित्तिभूमि विशेष भाव सड़क निर्माण हम जातीय राजपथ ठू आरंभ करी राज्य राजपथ एवं रेलपथ एवं बंदर निर्माण जदि करा जाई पारिबो ताहले ये समस्त प्रोजेक्ट गुड़िक सफल लाभ हो पारिबो। सेथिपाई आज ये जो एक सुवर्ण सुजोग आसी माननीय नितिन गडकरी जी आज आम गण में अछंती एवं सीए आसबार आज दिन तमाम विभिन्न कार्यक्रम रे रहिबा सहित मो सहित आलोचना करुथिले। मते भी से परामर्श देले, बताइए मोहन जी क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं उड़ीसा के लिए, आप जो बोलना है मैं निश्चित रूप से वो प्रोजेक्ट को करके ही वहां से जाऊंगा। ये प्रकार तांकर प्रतिश्रुति एवं ये प्रकार तांकर आम उड़ीसा पाई संभावना राज्य रे सीए जेते टंका आवश्यकता पड़िबो उड़ीसार भित्तिभूमि करबा पाई आपण शिल्प करंतु। भित्तिभूमि पाई अर्थर अभाव रहिबो नाही, सेति पाई समस्त प्रकार आर्थिक व्यवस्था जोगई देबा पाई से निर्भय हमको प्रतिश्रुति आज देइछंती एवं आज मध्य से निश्चित भाव में हमको तांकर कथा रखिला भली कथा को रखिबे। एणु आज ये जेते सब प्रस्तावित प्रकल्प को जेते बड़े धरा तल को अर्थात आम ग्राउंडिंग करबा पाई तल को ओल्लौचु, प्रथमे आमर भित्तिभूमि को सुदृढ़ करबा पड़िबो। आउ सेठी पाई आमे एही दिगरे डबल इंजन सरकार इज फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलिंडर्स ये प्रकार भावना रखिकरी आज आम कार्यक्रम आज आरंभ करने जाऊँ। आउ सेठी पाई मु निश्चित भाव में कहबी जो बड़ी ढांचा रे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI गठन करा जाइछि। रायपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, कहा नक्सलियों की 2 श्रेणियां हैं, उनमें से बहुत से लोग मारे गए हैं, उनमें आपस में खलबली है। नक्सलियों की दो श्रेणियां हैं, ऊपर जो सशस्त्र बल उनका है उसमें से बहुत से लोग मारे गए हैं और उनमें भी बड़ी खलबली है। आपस में बातचीत चर्चा जाने कौन किससे चर्चा करता है। आजकल तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग चर्चा के लिए सामने आ जा रहे हैं, कौन है उचित कौन है अनुचित इसका कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। परंतु ये बहुत राहत की बात है कि अब जो बंदूक के दम पर जिन्होंने डरा धमका करके और माओवादी श्रेणी में
रखा गया था, संगठन में कुछ पद देकर रखा गया था, वे सब अब स्वतंत्र होकर, आजाद होकर और उन चीजों को छोड़ रहे हैं, स्वतः छोड़ रहे हैं, वे पुनर्वास कर रहे हैं, वे सारे वापस मुख्यधारा में आ रहे हैं और समाज और गांव के साथ जीना सीख रहे हैं, जीना प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे पुनर्वास केंद्र है, पुनर्वास नीति है सरकार की, जो आज तक की श्रेष्ठतम पुनर्वास नीति है। इन सारे माध्यमों से बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारे स्थानों में इनको रखकर विभिन्न प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के लड़के की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की टीम। पंजाब में एजीटीएफ और पुलिस के साथ सत्तानोशन गैंग की हुई मुठभेड़। 2 गैंगस्टर मुठभेड़ में हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।